रूपांतरण एक बहुत ही गहन विषय है और मेरे लिए तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब से मैंने समझने की कोशिश की तब से मैं इस शब्द के पीछे पड़ा हूं और यह शब्द भी मेरे पीछे पड़ा है। बचपन में जब अध्ययन काल में बिखरी हुई चेतना को जो वस्तुओं में जा रही है, मित्रों में जा रही है, खेलने कूदने में जा रही है, खाने पीने में जा रही है, उसको केंद्रित करने की जब बात आई तो आसन, प्राणायाम, ध्यान की शुरुआत हो गई, जो बहुत सहज था, मेरे संस्कार में था और पूरी सामर्थ्य से आसन लगाए, प्राणायाम खींचे और एकाग्रता का सूत्र पकड़ में आया। युवावस्था में जब आकर्षण, विकर्षण, प्रतिस्पर्धा, पैसों का महत्व, इन सब विषयों से लेकर जब मन व्यथित हो जाता है तो प्रारंभिक काल में जो आपको सहयोग मिला है मन को एकाग्र करने के लिए, वही सहयोग आगे भी बना रहता है, मेरा यह मानना है। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग रहा क्रियाओं का, विधियों का और शक्तियों का रूपांतरण करना है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करना है। ये शब्द अंदर हमेशा घंटे की तरह बजता रहा और 15 ईयर्स से आश्रम जीवन शुरू हुआ और अच्छे आश्रमों में रहने का अवसर मिला। वहां पे अवसर मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है जीवन को गढ़ने की, अथवा एक जो प्रवाह है, आश्रम जीवन में भी एक प्रवाह है जो आपको अधिक से अधिक बाह्यमुखी करता है, अधिक से अधिक पद प्रतिष्ठा के पीछे ले जाता है। तो मैंने श्रम और साधना का जीवन चुना, जिसके फलस्वरूप मैं अंतर से आनंदित रहा, बहुत सारे अनावश्यक करके देखने वाले कर्मों के बंध से बचा रहा। लेकिन युवावस्था में जो हार्मोन्स प्रभावी हो जाते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, यह बात तो कहीं पे आई नहीं। और विचारों में, भावनाओं में, शारीरिक परिवर्तनों में जो अंतर्द्वंद एक बना रहा, दिशा और दशा में जो एक भेद बना रहा, उसके हेतु फिर सहज जीवन अपनाया और रूपांतरण की बात यहीं पे लंबी हो गई, क्योंकि उस समय वह योग्य मार्गदर्शक अथवा वह वर्कशॉप नहीं मिली जो खास इस वस्तु पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। और यह मेरी बात नहीं है, यह सभी युवाओं की बात है। हम गुरुकुल तक तो युवाओं को ले जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को छूने में हो सके, वहां तक पहुंचाने में शायद असमर्थ हैं। ऐसे किसी सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि क्या महत्वपूर्ण है जीवन में, क्या महत्वपूर्ण है, इसी का निर्धारण नहीं है। तो हमारे अंतर में जो चल रहा है उसको हम किस दिशा में ले जाएं, और जब उसको सही दिशा नहीं मिलती है, उसको उसका डेस्टिनेशन, लक्ष्य नहीं पता रहता है, तो वह बिखर जाती है। और बिखरती कहाँ है?
संसार में, समाज में और परिवार में, जिसको हम विषय भोग कहते हैं, इससे ज्यादा उस ऊर्जा का कोई गंतव्य नहीं होता है। लेकिन वो बार बार रूपांतरण का भाव एक अंदर बना ही रहता है। मेरे अंदर तो बना रहा कि जब मैंने निर्णय लिया कि सहज पके सो मीठा होए, तो सहजता से चलो, पहले बहुत जोर लगा लिया, भावों पर, विचारों पर पूरा नियंत्रण तो कर नहीं पाए, तो इन्हीं को दिशा दो और इन्हीं भाव के साथ जियो, क्योंकि भाव भी एक अस्तित्व है। तो इसलिए मैंने संसार के साथ समायोजन का निश्चय लेते हुए कोशिश की, लेकिन अंतर में तो एक खालीपन रहा कि ये आंतरिक शक्ति है, इसको हम क्यों बाह्य क्रियाओं में नष्ट करें। इसका गंतव्य, इसका लक्ष्य अंतर से ही पूरा होगा। तो सांसारिक विषयों में चित्त को लगा ही नहीं पाते थे। रूपांतरण का अंदर कीड़ा घुसा हुआ है और संसार में तो सब आपको नष्ट ही करना है, सब खर्च ही कर देना है, वहां तो रूपांतरण की बात नहीं है। मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां रही वह केवल एक रूपांतरण का परिणाम है और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं किसी उपलब्धि के साथ आज तक चिपका नहीं हूं। मैं निरंतर उस रूपांतरण के गंतव्य की ओर ही आगे बढ़ रहा हूं। प्राकृतिक चिकित्सा मेरा आंतरिक रूपांतरण था, मेरी प्रामाणिकता थी, एक एक तत्व को मैंने जिया। उपवास से लेके चिकित्सा संबंधी सभी सूत्रों को मैंने अपने जीवन में खुद पे प्रयोग किया। रोगियों पे तो प्रयोग किया ही है। मैं एक हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा और मैं। शरीर जो बोलता है वो मेरे सामने प्रकट होता है। योग, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान मुझे प्रकृति के सानिध्य में मिला। मैं भी उसके पीछे रहा, काफी समय तक उसके पीछे रहा, लेकिन उनका प्रयोग मैंने अधिक चेतना के रूपांतरण, शरीर की शुद्धि, मन की एकाग्रता, शांति, रोग मुक्तता वगैरह जो भाव रहे वो कहीं ना कहीं रूपांतरण से जुड़े रहे। धनोपार्जन या अधिक प्रैक्टिस कर लूं, ऐसा ऐसा कहीं कोई भाव विचार अंतर में है नहीं। हाँ, कभी कोई इस क्षेत्र में कुछ ज्यादा बड़ा करें या कुछ ज्यादा लोगों को लाभ दें, एक सहज भाव आता है, क्योंकि जब देखते हैं कि इतनी महिमा है, इतना प्रसाद है प्रकृति का, तो वो क्यों जो है लोग दुखी रहें, ये भाव इसके कारण जुड़ा है। इसलिए व्यापारिक बुद्धि तो इसमें कहीं आती नहीं है रूपांतरण के सूत्र में, और इसमें शुद्धता का बहुत स्थान है। सहजता के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो समर्पण एक बहुत बड़ी ताकत है, और समर्पण ही आपको रास्ता दिखा सकता है। आप जैसे हैं उसके प्रति समर्पित, आप में जो है वही आप हो। बहुत सारे सोपानों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी क्रियाओं विधियों से गुजरना पड़ता है। वो सारी विधियां स्वतः ही आती जाती हैं, अभिव्यक्ति में आती हैं, अंतर में आती हैं, और आपको उसके प्रति समर्पित होना है, तब ये रूपांतरण आंतरिक होता है। तो जैसे मैंने अपने जीवन में शुरुआती दिनों में जब ये अपने को पता चलता है कि ये शक्ति के केंद्र हैं, यहाँ से एनर्जी उठती है, तो उस समय मुझे सांस का अभ्यास
कुंभक और मूलबंध बहुत मदद करते थे, बहुत मदद करते थे। मैंने इसका अभ्यास अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक किया है। और फिर मुझे लगा कि ये एक सीमा तक है, ये हमें उस अवस्था तक नहीं ले जा सकते, शून्य अवस्था तक नहीं ले जा सकते। तो मैं भाव प्रधान साधनाओं को, क्योंकि मेरे स्वभाव के ज्यादा अनुकूल हैं भाव प्रधान साधनाएं, बचपन से ही मैं डूबने वाला इंसान हूं। डूबना मेरा एक प्रधान स्वभाव है, गुण है, स्वभाव है। तो डूबने के लिए गायन और नृत्य, ये दो प्रधान साधन हैं। रचनाएं भी होती हैं, सृजन भी होता है, अलग अलग कलाकार हैं, कला में डूब जाते हैं। कुछ छोटा सा भाग मेरे जीवन का रहा जिसमें मैंने सृजन, लेखन और ये किया, लेकिन ज्यादा मुझे गायन और नृत्य के प्रति ज्यादा रुझान रहा, तो मैं नृत्य के साथ ध्यान के प्रयोग करने लगा। हालांकि मैंने कभी ओशो के किसी भी कार्यक्रम में नहीं गया, लेकिन कुछ मुझे मित्रों का परिचय हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ओशो भी वही बात कह रहे हैं जो मेरे अंतर में है। तो मैंने उसको जारी रखा और डूबने का अभ्यास मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र रहा रूपांतरण के लिए। और मेरे साथ कोई भी रहा हो, मैंने पूरी प्रामाणिकता के साथ ऐसे वातावरण को चुना, ऐसे साथियों को चुना, और मैंने लगातार अपनी आंतरिक चेतना को एक गंतव्य, एक शिखर अथवा एक शून्य जहां पे कुछ भी नहीं है वहां तक ले जाने के लिए रूपांतरण की इस यात्रा में, शरीर के इस पड़ाव पर, इस पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ अब वो चीजें भी छूटती जा रही हैं। अब अंतर में एक स्थिरता आती जा रही है, जैसा लग रहा है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और जो है उसमें जीना पर्याप्त, यही एक सूत्र समझ में आ रहा है। अभी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठहर गया हो। शायद ये आंतरिक जो भाव है, तृप्ति का भाव तो नहीं कहेंगे पूरी तरह, लेकिन एक ठहराव जो समझ में आ रहा है, वो ठहराव युवावस्था के उस दौर में समझ में आ गया होता तो शायद वह सृजन बहुत गहरा होता, जो अभी मेरे अंतर में चल रहा है, जो बाहर निकल रहा है, जो अभिव्यक्तियां आ रही हैं।